डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे अर्लियर लेक्चर में हमने ऑडिट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। इन जनरल रेफरेंस से हमने परचेजेस को डिस्कस किया और सेल्स को डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम परचेजेस को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ऑडिट सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगेन हम थोड़ा सा मैं आपको इसको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं वो इटसेल्फ होते क्या हैं। Audit programs are the audit procedures to achieve the audit objective. Audit objective क्या होता है कि audit का objective ये होता है to enable the external auditor to give an independent and professional opinion whether or not your clients or your financial statements of the entity gives true and fair view of the affairs or not. So audit objective को achieve करने के लिए audit procedures perform किए जाते हैं। अब audit procedures के जो nature, timing and extent होती है that is always very critical for the audit efficiency and an effective audit program. Audit की nature क्या होती है, audit evidence audit procedure की nature क्या होती है कि हमने क्या क्या audit procedures perform करने हैं। Timing of audit procedures का मतलब है कि हमने कब कब audit procedures perform करने हैं, और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि हमने किस हद तक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। मीनिंग देयर बाय कि हमने पॉपुलेशन में से जो ऑडिट एविडेंस है उसमें किस हद तक सैम्पलिंग लेवल लेना है, मतलब किस हद तक हमने वाउचर्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। सो आपका ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स which are carried out by the auditor to achieve the audit objective. अब जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं अगेन हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं या उसके एडवांटेजेस है वो क्या हो सकते हैं। वो ये है कि आपके तमाम इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट आर कवर्ड। सेकेंडली, एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द ऑडिट टीम, या जो भी ऑडिट आपके पास ऑडिट टीम होती है आप उनमें अकॉर्डिंग टू देयर जो है एक्सपर्टीज है आप उसमें क्या करते हैं, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं दे प्रोवाइड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द ऑडिट टीम। इसके अलावा ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं दे रिड्यूसेस स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट और इंस्ट्रक्शन एंड विद द ऑडिट टीम को आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो उसको क्लियर कर देती हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अपने किस नहज पे जाके काम करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद आपके भी जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं या ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं आपके ऑडिट सुपरवाइजर को कि वो आपके जॉब को या आपके काम को रिव्यू कर सके। और इसका जो एक मजीद एडिट एडवांटेज ये होता है कि आपका जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं या ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं ये आपका एक ऑडिट एविडेंस बन जाती है कि आपने अपना काम जो है ईमानदारी के साथ किया है, एज पर एसओपी किया है। क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट इशू होती है जिसके ऊपर क्लाइंट आपके अगेंस्ट सू कर देता है कि भाई आपने जो ना काम सही तरीके से नहीं किया, आपने काम को नेग्लिजेंस किया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ऑडिट ओपिनियन की बेस के ऊपर जो होता है इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो कल को जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स के जरिए आपका ऑडिट एविडेंस बन जाते हैं, जहाँ पे आप किसी भी क्लाइंट की मीटिंग के अंदर, वो मीटिंग एजीएम भी हो सकती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है, उसके अंदर आप अपने काम को डिफेंड कर सकते हैं बिफोर द शेयर होल्डर्स कि आपने अपना काम जो है बाकायदा एसओपीज के साथ किया है, अंडर एक गाइडलाइन के तहत किया है और इसमें आपकी नेग्लिजेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के परचेजेस को। किसी भी परचेजेस के हेड को वर्कआउट करने के लिए हमने एज एन ऑडिट टीम आप क्या कर सकते हैं, आपके ऑडिट प्रोग्राम में क्या चीज़ें होनी चाहिए। सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ वाउचर्स, परचेज के जितने भी वाउचर्स होंगे उसमें से आप कुछ वाउचर्स सेलेक्ट करेंगे और उसमें से आपने करना क्या है, एग्जामिन द सपोर्टिंग परचेज ऑर्डर्स, रिसीविंग रिपोर्ट एंड इनवाइसेस। याद रखिए हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। नंबर एक परचेज ऑर्डर, नंबर दो रिसीविंग रिपोर्ट्स, उन परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास क्या मटेरियल आया, रिसीविंग रिपोर्ट्स या जिसके अगेंस्ट आपने जीआरएन इशू किया, और नंबर तीन वेंडर की इनवाइस। अब इन तीन चीज़ों को हम सामने रखते हैं और इन चीज़ों को करते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैचिंग एंड सपोर्ट। हमने देखना है कि परचेज ऑर्डर के अंदर जो क्वांटिटी है क्या वही हमें डिलीवर की गई है, एक चीज़,
और दूसरी चीज़ कि क्या वही उसी के अगेंस्ट अमाउंट्स जो है दैट आर चार्ज बाय द वेंडर। सुपरवाइजरी रिव्यू एंड अप्रूवल, देखा ये जाएगा कि परचेज ऑर्डर जो थे वो प्रॉपरली सुपरवाइज हुए थे, उनको रिव्यू किया गया था और उनकी एक एप्रोप्रिएट फर्म से अप्रूवल हुई थी या नहीं हुई थी। एविडेंस ऑफ इंटरनल वेरिफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, जब आप तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अब याद रखें जब भी आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो परचेज ऑर्डर के अंदर उसकी वर्थ भी गिवन होती है कि ये परचेज ऑर्डर जो है ये 100,000 का है, ठीक है। अब रिसीविंग रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर नहीं होती, उसके ऊपर अंदर कैलकुलेशंस नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। इसको परचेज ऑर्डर को हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको हम करते हैं वेंडर की इनवॉइस के साथ। सेकेंडली, ट्रेस द वाउचर्स और एंट्रीज इन द वाउचर रजिस्टर, हम जितने भी परचेज ऑर्डर प्लेस किए हैं, एक चीज हमने जितनी भी रिसीविंग रिपोर्ट्स उन परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने जितना भी मटेरियल या जितनी भी सप्लाईज हमने रिसीव किए, दूसरी चीज या तीसरी चीज इनवॉइसेस में जो भी हमारे पास चीज़ आ रही है क्या हमने वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया है, क्या हमने उनको प्रॉपर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। Examine evidence of the accounting for numerical sequence of purchase orders, receiving reports. याद रखें परचेज ऑर्डर जो होते हैं वो न्यूमेरिकली एंटर किए जाते हैं परचेज ऑर्डर बुक्स के अंदर। से परचेज ऑर्डर नंबर 1 2 3, अब किस हमारे वेंडर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो मिस्टर ए के से मिस्टर या मैसेज ए के साथ हमने एपीसी के साथ जो हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किए हैं उनका न्यूमेरिक सीक्वेंस अलग होगा। मिस्टर एक्स वाई जी के साथ जो हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किए हैं उनका जो सीक्वेंस है वो अलग लेजर या पेज के ऊपर अलग होगा। और इसी तरह जो इनवाइसेस मैसेज एबीसी की तरफ से आई हैं उनका जो लेजर फोलियो अलग होगा। इस तरह जो इनवाइसेस मैसेज एक्स वाई जी की तरफ से आई हैं उनका लेजर फोलियो अलग होगा। तो हमने ये देखना है कि प्रॉपर परचेज ऑर्डर जो है वो न्यूमेरिक सीक्वेंस में या इनवाइसेस जो वो न्यूमेरिक सीक्वेंस में रिकॉर्ड की गई हैं उनको एंटर किया गया है ये नहीं किया गया। ऑब्जर्व एंड इंक्वायर इनटू द इंस्पेक्शन, अब जितनी भी आपके पास डिलीवरीज आई हैं, जितनी भी आपके पास शिपमेंट्स आई हैं अगेंस्ट परचेज ऑर्डर्स, आपने ये देखना है कि क्या उनकी प्री इंस्पेक्शन हुई है या पोस्ट इंस्पेक्शन हुई है। प्री इंस्पेक्शन का मतलब है कि गुड्स आर इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्शन टीम इन द वेंडर्स प्रेमिसेस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी प्री इंस्पेक्शन जरूरी होती है बिफोर शिपमेंट, कि भाई पहले उनकी अप्रूवल होती है कि आपने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उनको प्री इंस्पेक्शन किया जाता है, वंस दे आर अप्रूव्ड देन वो सप्लाई की जाती है। तो एक तो प्री इंस्पेक्शन होगी बिफोर डिलीवरी, तो जब आपके पास इक्विपमेंट या शिपमेंट डिलीवर हो जाती है तो फिर ये देखा जाता है कि क्या ये वही चीज़ थी जिसकी हमने प्री इंस्पेक्शन की थी, कहीं ये कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं आ गई हमारे पास। सो परचेज ऑर्डर से मुताल्लिक प्री इंस्पेक्शन और पोस्ट इंस्पेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग एंड स्टोरिंग इंस्पेक्शन, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, जब आपके पास कोई शिपमेंट आती है आपने उसका गुड रिसीट नोट इशू करना है। गुड रिसीट नोट इशू करेंगे तो उसके अंदर आपकी इसकी क्वांटिटीज आती हैं और उसके अंदर आप इसकी वैल्यूज आती हैं। और याद रखें GRN हो GIN हो या स्टोर अकाउंटिंग में कभी भी टैक्सेशन वाली इसमें नहीं, कॉस्ट होती है विदाउट टैक्सेस ली जाती है। स्टोर अकाउंटिंग के अंदर गुड रिसीट नोट हो, गुड इशू नोट हो, स्टोर रिसीट हो, स्टोर्स इशूड हो, स्टोर अकाउंटिंग के अंदर कभी भी जो होती है ना प्राइसेस जो ली जाती है उसके अंदर कॉस्टिंग ली जाती है विदाउट टैक्सेस। IAS 2 आई गेस इन्वेंट्रीज के ऊपर है, इन्वेंट्रीज शुड बी रिकॉर्डेड और लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, इसमें कहीं भी सेल्स प्राइस की बात नहीं होती। लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट या NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि कितने की चीज़ वो मार्केट में बिक सकती है उस पर लोअर ऑफ कॉस्ट की जाती है। तो कभी भी जो इनवाइसेस होंगी स्टोर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी उसमें टैक्सेस वगैरह शामिल नहीं होंगे, वो जो होंगी कॉस्टिंग के ऊपर ली जाएगी ये चीज़। वाउच कैश डिस्बर्समेंट, हम ये देखेंगे कि हमारी शिपमेंट्स के अगेंस्ट हमने कोई कैश की डिस्बर्समेंट तो नहीं की। कैश डिस्बर्समेंट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा फ्रॉड की तरफ लीड करती हैं। जितनी भी पेमेंट्स होनी चाहिए वो थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए, थ्रू बैंक ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रेस फ्रॉम रिसीविंग रिपोर्ट्स टू परचेज जर्नल्स, हमने रिसीविंग रिपोर्ट्स से लेके परचेज जर्नल्स तक हमने देखना है कि चीज़ें जो है वो उनकी डबल एंट्री हुई है नहीं हुई है। ज़ाहिर है अगर आपका स्टोर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेपर स्टैंड कर रहे होंगे। एंड कैश डिस्बर्समेंट जर्नल, और हम ये देखते हैं कि कैश की डिस्बर्समेंट तो नहीं हुई। अब हर बंदे को आप कैश चेक पेमेंट भी नहीं कर सकते, आपके पास कोरियर वाला आ जाता है, आपके पास आपने कहीं से लोडिंग अनलोडिंग की है तो हर बंदे को आप चेक नहीं दे सकते। तो टू सर्टेन एक्सटेंट कैश डिस्बर्समेंट्स की जो होती है वो उसकी इजाज़त होती है, लेकिन एनी अमाउंट मोर देन ₹10,000 जो होती है उसकी जो भी पेमेंट होनी चाहिए वो थ्रू जो होनी चाहिए थ्रू चेक होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑडिट प्रोग्राम की जो सेशंस है परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको समझ आई होगी। और अगर इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट नॉट अंडरस्टूड
तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और आप अपनी क्यूरीज जो है मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।